तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 हिस्ट्री, हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी, भारत एंड द वर्ल्ड। तो इस बुक का चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर आज इस वीडियो में होने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मेडिवल सोसाइटी, यूरोप एंड इंडिया। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो वेबसाइट और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को। जो यहाँ पे पहले जो है ना, हमें दो पोर्शंस में मिलेंगे। पहले तो मतलब हमारे जो है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन। उसके बाद आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इसी हिसाब से जो है इनको डिजाइन करा गया है पूरी बुक में। सो पहले है हमारा जो पोर्शन है वो है लेट्स रिकॉल। लेकिन हाँ, चैप्टर अगर नहीं पढ़ के आए हो ना, बता देता हूँ भाई, चैप्टर समझ के नहीं आए हो, यहाँ क्वेश्चंस होने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है, ऑब्जर्व करा है, जो पिछली बार जो पहली किताब थी जो कि चेंज हुई है अभी, तो किताब जो पहले वाली थी उस वाली में जो है आप मतलब आइडिया लगा सकते थे, इसमें नहीं है। इसमें आपको बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर आपका टेक्सचुअल क्वेश्चंस के कवर अप हो जाता है। मतलब अगर हम बात करें ना कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, कैसे बनेंगे वो चीज़ें, तो ऑलमोस्ट सारा चैप्टर के जो मेन मेन क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे टेक्सचुअल वालों में दे रखे हैं अब की बार इन्होंने। तो सबसे सिंपल रिकमेंडेशन तो ये रहेगी इस बुक से एग्जाम के लिए कि आपको जो है ना सारे टेक्सचुअल क्वेश्चन एक बार पढ़ लेने हैं, याद कर लेने हैं, कम से कम थोड़ा बहुत मतलब आइडिया सा लगा लेना है कि क्या क्या होता है। 1 मार्क्स वाले तो छोड़ना मत बिल्कुल भी, ठीक है। ये जो लेट्स रिकॉल वाला जो पोर्शन है ना, इसमें से एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। और जो सेकंड वाला पोर्शन है उसमें से लिमिटेड क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी मैं आइडिया दे दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो वीडियो बनाऊंगा ना, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से आपको आइडिया भी लग जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे याद करना रहता है, सारा कुछ, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। लेट्स रिकॉल वाले पोर्शन से पहला क्वेश्चन है, वट वर द मेन फंक्शंस ऑफ द रूलिंग क्लास इन यूरोप। यानी कि जो रूलिंग क्लास थी, रूलिंग क्लास समझते हो ना, जो राजपाट चला रहे थे वो लोग, तो ज्यादातर फ्यूडल लॉर्ड्स थे, है ना। उनमें छोटे फ्यूडल लॉर्ड, बड़े फ्यूडल लॉर्ड या किंग। किंग तो बस कहने को था, लेकिन यूरोप के अंदर जो फ्यूडल लॉर्ड्स चल रहे थे उनकी बात कर रहे हैं। तो उनका मेन फंक्शन क्या था, मतलब वो काम क्या करते थे। तो राजा लोग क्या काम करते हैं, उनका दो ही काम होते हैं, एक तो होता है जस्टिस और एक होता है प्रोटेक्शन। जस्टिस का मतलब न्याय करना और प्रोटेक्शन का मतलब हमले से रक्षा करना। बस ये दो ही काम होते थे उस टाइम पे रूलिंग क्लास के, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इतना बड़ा आंसर तो लिखने को तो आप भी लिख दोगे, दिक्कत वो नहीं है कि भाई इतनी बड़ी सी लाइन लिख दी आपने। आप सीधा डायरेक्ट जस्टिस एंड प्रोटेक्शन भी लिख सकते थे। याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं कि सिंपल इस तरीके से ये दो ही वर्ड है बेसिक मेन। तो इसमें ये तो शुरुआत से उठा लिया ऐसे कैसे कि द मेन फंक्शन ऑफ रूलिंग क्लास इन यूरोप वाज जस्टिस एंड प्रोटेक्शन। तो ये पता होना चाहिए ना आपको, ये तो अपने आप बना दोगे तुम लोग, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वॉज द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स इन यूरोप। यानी कि जो यूरोप में किसान लोग थे ना, फार्मर्स थे, उनकी कंडीशन कैसी थी। ये काफ़ी मस्त क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, बहुत अच्छे वाला, ठीक है ना। मतलब ऐसी चीज़ें जो है ना, गरीबी या अकाल या कंडीशन, जो बुरे हाल होते हैं, उन्हीं के बारे में जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। मैंने बहुत ऑब्जर्व करा है ये चीज़। तो ये क्वेश्चन इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अपने पर्सपेक्टिव से, कि ये जो है ना यहाँ पे कंडीशन ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स की कंडीशन कैसी थी यूरोप के अंदर। वैसे तो यूरोप में और इंडिया में ज़्यादा फर्क था नहीं, हालत दोनों की खराब थी। इन यूरोप देयर वॉज अ हट ऑफ ग्रास फॉर द लिविंग ऑफ द फार्मर। यहाँ पे एक घास की झोपड़ी होती थी फार्मर्स के रहने के लिए। दीज पीपल लिव्ड द लाइफ ऑफ स्लेव्स। ये लोग जो है गुलामी की जिंदगी जीते थे। दे कुड नॉट इवन मैरी ऑफ देयर चिल्ड्रन विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर। वो अपने मालिक की, मतलब मालिक कौन था, लॉर्ड थे ना, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, तो उनकी परमिशन के बिना वो अपने बच्चों की शादी तक नहीं करा सकते थे। इतनी बुरी कंडीशन थी उनकी। दीज पीपल कुड नॉट लीव द वैसल ऑफ द लॉर्ड और फ्यूडल लॉर्ड। यानी कि ये लोग जो है ना, अब अपने जो मतलब बोल सकते हो मालिक है या जो लॉर्ड है ना, उसके घर को या महल जो था उनका, उसको छोड़ के भी नहीं जा सकते थे। देखो भाई कहाँ फंसा रखा था इनको। द कंडीशन ऑफ द फार्मर वॉज वेरी पैथेटिक। जो किसान थे उनकी कंडीशन बहुत ही पैथेटिक थी, यानी कि दयनीय थी, दया करने लायक उनकी कंडीशन थी, मतलब बहुत ही बुरी हालत में वो जिंदा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर समझते हो ना, समाज किस तरीके से बना हुआ था, वो हमसे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है ना। समाज के अंदर वैसे तो इंडिया में हालत सबके ही बुरे थे, किसी के अच्छे थे ही नहीं, चाहे अपर क्लास हो चाहे लोअर क्लास हो। बस अपर क्लास वाले जो है डर के मारे हालत खराब रखते थे अपनी, कहीं चोरी वोरी ना हो जाए, और गरीब वाले वैसे ही गरीब थे। तो ये हाल थे इंडिया के। अब यहाँ पे समझते हैं कैसे क्या था, कि क्लासेज में डिवाइडेड था, समाज के बारे में बताना है ना।
द फार्मर हैड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द सोशल स्ट्रक्चर, क्योंकि हर देश में फार्मर खेती करता है, फसल उगाता है, पेट भरता है सारी जनता का, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर जगह पे ऐसा ही है, जहाँ पे एग्रीकल्चर प्राइमरी जो है ना काम होता है जिस एरियाज में, वहाँ पे ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही था, इंडिया में भी द फार्मर हैड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द सोशल स्ट्रक्चर। हेयर द सोसाइटी वॉज रूरल, यहाँ पे जो सोसाइटी थी वो ग्रामीण थी, कोई शहरीपना नहीं था। इन विच अपार्ट फ्रॉम द जमींदार्स देयर वर मैनी कैटेगरीज ऑफ फार्मर्स, यहाँ पे बड़े बड़े तो होते थे जिनके पास जमींदार थे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरी थी यहाँ पे। द अर्बन क्लास वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल क्लासेज विच इंक्लूडेड मर्चेंट, आर्टिशियंस एंड इंटेलेक्चुअल्स। अब इसके अलावा अगर हम ये तो गांव की बात कर रहे थे, अब शहर में देखें तो शहर में भी बहुत सारी क्लासेज बनी हुई थी, अलग अलग जो है भाग बने हुए थे, जैसे कोई व्यापारी था, कोई आर्टिस्ट था, कोई इंटेलेक्चुअल था, बुद्धिजीवी थे, जैसे बुद्धि के तौर पे पैसे कमा रहे थे दिमाग से। तो ऐसे अलग अलग प्रकार का जो है यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ वॉज द कंडीशन ऑफ द फार्मर इन इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, यानी कि मेडिवल पीरियड के दौरान फार्मर की कंडीशन इंडिया में कैसी थी। देखो ये क्वेश्चन पढ़ के आपको कैसी फीलिंग आ रही है, आप कहीं यहाँ पे इस चैप्टर में कुछ और बातें कर रहे हैं फार्मर्स के अलावा, नहीं कर रहे ना, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जिसमें फार्मर्स को लेके क्वेश्चन बनेगा। और फार्मर वाले दो पैरे हैं बुक में, अगर तुमने ध्यान दिया ना चैप्टर में सिर्फ दो पोर्शन है फार्मर्स को लेके, मतलब यूरोप में भी फार्मर की कंडीशन और यहाँ पे भी इंडिया में भी, है ना। उसके अलावा तो बाकी तो अलग अपना छाप रखा है उन्होंने। तो ये चीज़ ध्यान रखने की होती है चैप्टर्स के अंदर कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो है फार्मर्स इन इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, तो इनकी इंडिया वाले जो फार्मर्स थे उनकी कंडीशन में बतानी है। द कंडीशन ऑफ द फार्मर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज पैथेटिक, वहाँ के लोग थे जो यूरोप के, उनकी भी हालत खस्ता थी, यहाँ वालों की भी ऐसी ही थी। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट वाज द लैंड टैक्स, अब यहाँ पे जो है वहाँ पे क्या होता था यूरोप में, अगर नहीं ध्यान हो, अगर चैप्टर नहीं पढ़ा तो भाई याद नहीं आएगा ना। 1/10 पोर्शन जो है खेती जो करते थे वो लोग प्रोड्यूस करते थे, उसका 1/10 जो उनको चर्च को देना पड़ता था। अब यहाँ इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं था, यहाँ पे था लैंड टैक्स। अब वहाँ पे अपनी फसल का 1/10 देना होता था, यहाँ पे जमीन पे सीधा टैक्स, तुम उगाओ ना उगाओ वो तुम्हारी सिरदर्दी। अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे फर्क कितना था, अब ये लोग जो है मान लो दो खेत है, दो किले इनके पास, एक किले में इन्होंने अनाज उगा लिया, एक में कुछ नहीं उगाया, तो एक किले का 1/10 जो भी उग रहा है इनका उनको चर्च को देना होता था और एक किले का कुछ नहीं देना। इंडिया में ऐसा नहीं था, इंडिया में लैंड टैक्स लगता था, यानी कि तुम्हारे पास 2 किले हैं, तुमको मान लो एक किले पे 10 पैसे देने रहते थे, उधर एस्टिमेट बता रहा हूँ, पता नहीं मेरे को कितने देते थे, बट जो भी है मान लो कि 10 पैसे देने होंगे उनको, तो टोटल जो है 20 पैसे देने, चाहे तुम उगा चाहे सूखा रख चाहे कुछ भी आ जाए तेरे ऊपर, वो तेरी सरदर्दी है। तो अब यहाँ पे इंडिया में थोड़ा वियर्ड सा सिस्टम था इस चीज़ को देखते हुए। फ्रॉम दिस टैक्स द स्टेट ऑफिशियल यूज टू गेट सैलरी, अब ये जो ऑफिशियल्स अधिकारी लोग बना रखे थे सारों को सैलरी इसी टैक्स से मिला करती थी। विच द फार्मर कुड नॉट इवन ओपोज, और जिनका फार्मर्स जो है विरोध भी नहीं कर सकते थे, जिनको कुछ अपनी दुख दर्द भी नहीं बता सकते थे, वो हालत थी यहाँ पे। आफ्टर पेइंग द टैक्स बर्डन एंड द बल्क ऑफ द प्रोड्यूस टू द जमींदार, द पीजेंट्स वर लेफ्ट विद वेरी लिटल, उसके अलावा जो जमींदार की जो जिसकी ज़मीन थी उस पर को पैसा देने के बाद में, खर्चा देने के बाद में सारा कट कटा के उनके पास बहुत ही कम बचता था, और जिसके चलते यहाँ के किसान भी गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। ठीक है, तो ये था हमारा इंडिया के बारे में, ऑलमोस्ट सेम सा, यूरोप में ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है ना, मतलब बस टैक्स का जो इनकम का सोर्स था ना वो अलग था, ये इंडिया में लैंड टैक्स लगता था और वहाँ पे जो है चर्च को देना रहता, इतना फर्क था, बाकी ऑलमोस्ट सेम हालत थी दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन ऐसे ऑन स्लेवरी इन इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, गुलामी को लेके जो है गुलाम पकड़े जाते थे, अब उन चीज़ों को लेके जो है हमको मेडिवल पीरियड में उन पे एक ऐसे लिखना है। ऐसे लिखने का मतलब होता है यहाँ पे हमको उसके बारे में बताना है, जो जो हमको याद आ रहा है वो बता सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है ना देखो एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जो ये लाइन्स देख रहे हो, ये 1 2 3 4 5 6, इसमें से इतनी बड़ी लाइनें जब ऐसे वगैरह लिखना होता है ना, वो डिपेंड करता है कितने मार्क्स का आता है ना। ये एग्जाम में बहुत काम की चीज़ होती है, अगर एग्जाम में आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो ना, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप कितना लिखना है उसके बारे में, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हमें पता ही नहीं होता कि भाई हमें लिखना कितना है, हम जो है 2 नंबर के क्वेश्चन में पूरा पेज बांट देते हैं, कई बार 5 नंबर के क्वेश्चन में हमें कुछ लिखने को नहीं मिलता, तो ये बड़ी दिक्कत रहती है। तो इसको लेकर अगर आपको वीडियो चाहिए पूरा डिटेल के साथ में, तो कमेंट में बताना, मैं बना दूंगा, ताकि आपको पूरा एक एस्टिमेट लग जाए। बट अभी इस क्वेश्चन को देखते हुए एस्टिमेट 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा अपना। ठीक है, लेकिन अगर 2 मार्क्स में आता है थोड़ा सा और घटा दो, लाइनें गायब कर दो भाई बीच में से, क्या फर्क पड़ता है यार उससे, है ना। चलो अभी पढ़ते हैं इसके बारे में, इस क्वेश्चन के ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा स्लेवरी को लेके।
During the medieval period, most of the prisoners of war and those who could not pay tax were made slaves in India. वो लोग जो या तो युद्ध में हार जाते थे, युद्ध के सैनिक जो होते थे, और वो लोग जो सरकार को टैक्स नहीं देते थे, उनको गुलाम बना लिया जाता था भारत में. There were large market of slaves in Goa and Delhi. भारत के अंदर गोवा में और दिल्ली में दो जगह पे जो है इनके मार्केट लगते थे. जैसे सब्जी मंडी लगती है ना, वैसे गुलामी मंडी लगती थी, गुलामों की मंडी गोवा में और दिल्ली में. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि भारत में स्लेव्स की जो मार्केट थी वो कहाँ कहाँ थी, गोवा में और दिल्ली में. 1 मार्क्स या एमसीक्यू टाइप में पूछ सकते हैं ऐसी चीजें ये. मैन एंड चिल्ड्रन वर ऑल इंक्लूडेड इन द स्लेव. यहाँ पे जो जो व्यक्ति, जो औरतें थे, बच्चे थे, हर किसी को गुलाम बनाया जाता था. After converting the slave to Islam, they were made to do various services like the domestic work, lifting of spittoons, lifting umbrellas, work as bodyguard, etc. etc. तो यहाँ पे क्या बताते हैं कि जो गुलाम बना लिए जाते थे ना, तो सबसे पहले तो उनको इस्लाम में कन्वर्जन करा जाता था, क्योंकि राजपाट जो था ना, दिल्ली सल्तनत के टाइम की बात है लगभग, तो उस टाइम पे जो है मुसलमानों का राज चल रहा था भारत में. अकबर वगैरह थे ना, जो ये अकबर, हुमायूं, इनके राजपाट चल रहे थे यहाँ पे. तो इसकी वजह से पहले तो उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता था. उसके बाद उनसे जो है ना, अपने मतलब जिन्होंने भी खरीदा है उनको, उनसे जो है अपने घर के काम करवाते थे, जो है अपना जो है कचरा वगैरह उठवाना और अम्ब्रेला छतरी उठवाना, बॉडीगार्ड का काम करवाना, ऐसे अलग अलग जो भी मतलब मन करता था वैसे काम उनसे फिर करवाए जाते थे. देयर कंडीशन वॉज वेरी डेप्लोरेबल. उनकी कंडीशन जो है ना बहुत मतलब बोल सकते हो बहुत बेकार थी. ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अकबर स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ एनस्लेवमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वार. अब अकबर को जो है दिल में बुरा लग गया होगा भाई. अकबर ने क्या करा, प्रिजनर ऑफ वार थे ना, जो जो मतलब कैदी होते थे लड़ाई के दौरान में, तो उनको गुलाम बनाने वाली जो प्रथा थी, अभी दो ही तरीके से गुलाम बनते थे. तो वो बंदे जो युद्ध में पकड़े गए हैं, सैनिक दूसरे देश के, दूसरी रियासत के, या फिर उन्होंने टैक्स नहीं भरा है. अब यहाँ पे इन्होंने रोक दिया, अकबर ने एक चीज रोक दी थी कि जब युद्ध में पकड़े हुए सैनिक हैं उनको गुलाम नहीं बनाया जाएगा. ये प्रैक्टिस को किसने स्टॉप आउट कर दिया था, अकबर ने करा था. ठीक है ना, ये ध्यान रखना कि किसने स्टॉप करा था, ये भी पूछ सकते हैं. ये वन मार्क्स के क्वेश्चन इन्हीं के अंदर से मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है कुछ अलग से मिलेगा. इन्हीं क्वेश्चन के अंदर से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन ध्यान देने की चीजें हैं ये. ठीक है ना, तो ऐसे करोगे याद, इजीली याद हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है. मैं साथ में बता भी रहा हूँ कि भाई क्या क्या कैसे कैसे पूछ सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से आइडिया लगे कि हाँ मुझे इस हिसाब से भी प्रिपेयर करना रहेगा क्वेश्चन के आंसर को, अगर इस तरीके से पूछा जाए तो. ठीक है, चलो यहाँ पे छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर से भी. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अभी बड़े क्वेश्चन आएंगे. लेट्स कंसीडर, चलो इनको कंसीडर करते हुए चलते हैं, हम समझते हैं इनके बारे में. व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द कंडीशन ऑफ फार्मर इन इंडिया एंड यूरोप ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड. यानी कि जो कंडीशन ऑफ फार्मर, देखो ये क्वेश्चन अगर ध्यान दोगे ना, तुम ध्यान दोगे तो पहले वाले जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़े ना, कंडीशन ऑफ फार्मर इन यूरोप, कंडीशन ऑफ फार्मर इन इंडिया, तो इन दोनों क्वेश्चन को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया, बस इतना करा गया है. अब इसको आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए. देखो यहाँ पे क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन. अब जब डिफरेंस वगैरह पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, एक डिब्बा सा बनाते हैं और सुंदर से जो है वे में इसको रिप्रेजेंट करते हैं. अब ये क्वेश्चन जो है कितने पॉइंट है, यहाँ पे 4 पॉइंट है, कोई से 3 पॉइंट याद कर लेना. ठीक है, अब ये 3 मार्क्स के अप्रोक्स आएगा. ठीक है, मेरे एस्टिमेट से. अगर 2 मार्क्स का आता है 2 पॉइंट लिख देने, 3 मार्क्स का आता है 3 पॉइंट लिख देने, 4 मार्क्स का तो आता नहीं, 5 मार्क्स का आएगा, 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे. लेकिन इतनी डिटेल इन लोगों ने दी नहीं है कि 5 नंबर का ये क्वेश्चन बन जाए, है ना. तो वो चैप्टर में नहीं दी भाई, हम कहाँ से बना के लाएंगे. चलो समझते हैं इसको. इंडिया में, इंडिया वर्सेस यूरोप. इन इंडियन सोसाइटी पीजेंट्स वर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ लैंड ओनर. यहाँ पे जो है इंडिया के अंदर जो पीजेंट्स थे वो लैंड ओनर, जिसकी जमीन थी ना, उसके मतलब प्रॉपर्टी नहीं थी, वो उसकी संपत्ति नहीं माने जाते थे. यूरोप में जस्ट इसका उल्टा था, क्योंकि उनको सारे घरेलू काम भी करवाते थे ना. इन यूरोपियन सोसाइटी फार्मर्स वर कंसिडर द प्रॉपर्टी ऑफ लैंड ओनर्स. यहाँ पे जो है उनको प्रॉपर्टी कंसीडर किया जाता था. सेकंड पॉइंट है, द फार्मर हैड टू गिव पार्ट ऑफ देयर इनकम टू द जमींदार एंड द गवर्नमेंट. अब यहाँ पे जो कमाई करी उन्होंने, जो पैदावार करी, फसल उगाई, उसका कुछ हिस्सा इनको जमींदार को देना होता था, कुछ गवर्नमेंट को. यहाँ पे जो है क्या होता था, यहाँ पे पीजेंट्स हैड टू गिव 1/10 ऑफ देयर इनकम टू द चर्च. उनको 1/10 जो है चर्च को देना होता था बस. लेकिन यार वो वही बात है कि यहाँ पे गुलामी वाली जिंदगी थी, यहाँ पे थोड़ी सी आज़ादी थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि बच कुछ नहीं रहा था. फिर द फार्मर हैड देयर ओन लैंड. इनके यहाँ पे जो है लोगों के पास खुद की ज़मीनें होती थी. पीजेंट्स डिड नॉट हैव देयर ओन लैंड, क्योंकि सारी ज़मीन तो यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स हथिया के बैठे हुए थे, है ना. तो उसके चलते पीजेंट्स के पास, किसी भी पीजेंट के पास ज़मीन नहीं थी. एक आध भूला बिसरा होगा जिसके पास होगी थोड़ी बहुत, नहीं तो मेजोरिटी के पास ज़मीन थी नहीं. इंडिया में हाल थोड़े से बढ़िया थे उस चीज़ को देखते हुए.
फार्मर्स ऑल्सो हैड टू पे लैंड टैक्स। अब फार्मर्स को जो है लैंड टैक्स यहाँ पे देना पड़ता था। अब फार्मर्स डिड नॉट हैव टू पे लैंड टैक्स, यहाँ पे फार्मर्स को कोई लैंड टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता था, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आप 4 पॉइंट लिख सकते हो। वैसे तो लॉजिकली बताऊं मैं आपको, यहाँ पे 3 ही पॉइंट बनते हैं ना, यहीं तक बनते हैं सही पॉइंट। तो यहाँ पे लैंड टैक्स की बात हो गई, यहाँ पे 1/10 हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया था ना। तो ये था हमारा सिस्टम पूरा यूरोप वर्सेस इंडिया के बारे में, ठीक है। हमने 4 पॉइंट बना दिए, कोई से 3 तो याद कर लेना कम से कम इसमें से। वैसे तो अगर पढ़ोगे ना, मैं आपको सिंपल प्यारे आसान शब्दों में बता रहा हूँ कि भाई फार्मर वाला पोर्शन है बुक में 2 हिस्से में, वो जरूर कर लेना। इस चैप्टर से कुछ करो ना करो वो आपकी सिरदर्दी है, बाकी तो मेरे कहने से वो कर लेना कम से कम, ठीक है। उसको अच्छे से समझ लेना, ये नहीं है कि कुछ भी मतलब ऐसे रट्टा मार के भाग गए, तो समझ के जाना उसको, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं हमारे यहाँ। टेक्सचुअल में भी देख रहे हो आप कितने सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाज देयर एनी डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द रूलिंग क्लास इन इंडिया एंड यूरोप ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या डिफरेंस था, मतलब कि जो रूलिंग क्लास थी, अब इंडिया की रूलिंग क्लास क्या थी, जो गवर्नमेंट थी, राजा वगैरह थे, और वहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स वगैरह थे, है ना। तो इन दोनों में, इंडिया में और यूरोप में, क्या कोई डिफरेंस देखने को मिलता है या कुछ नहीं मिलता, या सेम टू सेम थे दोनों के हालात, मतलब दोनों के जो मौज मस्ती थी या वो चीज़ें क्या दोनों की सेम थी या अलग थी, वो पूछ रहे हैं। In the medieval period, the rulers in India were not the owner of land, but they were certainly influential। यहाँ पे जो है इंडिया में जो है जो रूलर्स थे ना, उनके पास जमीन के हक नहीं थे, ओनर्स नहीं थे वो जमीन के, बट उनका काफी जो है प्रभुत्व चलता था, अधिकार चलता था, एक तरीके से कह सकते हो, प्रभाव में रहते थे लोग। कंट्रोल ऑफ पावर वॉज द जॉब ऑफ द लोकल रूलर। यहाँ पे जो है पावर को कंट्रोल करना यही इनका काम होता था। द रूलिंग क्लास इन इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल क्लासेज that represented the imperial power or central authority, and the other was the local ruler, chiefs and लैंड ओनर्स हु रिप्रेजेंटेड द लोकल पावर। यहाँ पे जो है इस जो पावर्स थी ना, पावर सिस्टम था, वो अलग अलग लेयर्स में बांटा हुआ था। जो बड़ा था, मतलब एक बड़े लेवल पे एक पावर होती थी, उसने अपने सब पावर्स इस तरीके से बना रखी थी। लोकल पावर्स अलग थी, लोकल रूलर्स अलग थे, यहाँ पे अलग अलग एरिया में अलग अलग चल रही थी लोगों की अपनी ही। ये हो गया ना। द रूलिंग क्लास वॉज इन्वॉल्व इन ऑफिशियल वर्क। ये जो है रूलिंग क्लास जो थी वो ज्यादातर ऑफिशियल वर्क में इंक्लूड रहती थी वहाँ पे। दे शेयर पावर विद द रूलर्स एंड रिसीव हाई सैलरी। वो जो है बस राजा का काम करते थे और उसके बदले में बड़ी बड़ी तनख्वाहें उनको मिला करती थी। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये तो इंडिया की बात रही, यूरोप के अंदर जस्ट इसका उल्टा था। द फ्यूडल क्लास वॉज द, भाई जी फोर्स रुक जाए यार, ये क्या है यार, ये जी फोर्स धोखा कर रहा है बीच में, चला जा भैया चला जा। हाँ भगा दिया हमने उसको। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बीच में आ जाते हैं नोटिफिकेशन वगैरह, फिर हटाने ही पड़ते हैं ना। चलो, द फ्यूडल क्लास वॉज द रूलिंग क्लास ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। अब जो यूरोप के अंदर है फ्यूडल क्लास थी, फ्यूडल यानी कि लॉर्ड वगैरह थे, तो वो जो है रूलिंग क्लास थी वहाँ पे। द मेन फंक्शन ऑफ द फ्यूडेटरीज वाज टू प्रोवाइड जस्टिस एंड प्रोटेक्शन। उन लोगों का काम था न्याय देना और रक्षा करना, क्योंकि बाहर से कोई भी उनके ऊपर आके बजा सकता था। दे हैड द राइट ओवर द लैंड। उनके जो है जमीनों के ऊपर सारे अधिकार थे, जमीनों पे कब्जा था उनका। द क्वालिटीज ऑफ फिजिकल एबिलिटी, क्विक जजमेंट, गिविंग ऑर्डर एंड ओबीडियंस वर डेवलप्ड इन दीज फ्रॉम चाइल्डहुड। ये सारी जो क्वालिटीज थी बचपन से ही जो है उनको इस योग्य बनाया जाता है, इस लायक बनाया जाता है कि अब उनको जो है पूरा राजपाट कंट्रोल उनको करना आना चाहिए, ऑर्डर देना आना चाहिए, आज्ञा का पालन करना आना चाहिए, सारा कुछ उनको बचपन से ही सिखाने लग जाते थे। द फ्यूडल लॉर्ड यूज्ड टू डू जस्टिस सिटिंग इन द कोर्ट। और वो बैठ के बस कोर्ट में और न्याय किया करते थे। इंडिया में ऐसा नहीं था, इंडिया में तो भैया चलो बाप मर गया, अब आ रहा बच्चा देखने की क्या करना है, मेरे को कुछ करना भी है कि नहीं। यहाँ थोड़ा उल्टा सिस्टम चल रहा था। वैसे उल्टा तो क्या ही करे भैया, इंडिया भी बढ़िया था, वो भी बढ़िया थे, सब बढ़िया थे अपने हिसाब से। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मीन्ड बाय मवसात। मवसात किसे कहते हैं ये हमको बताना है यहाँ पे। ये लगभग 2 मार्क्स क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली एज माय ओपिनियन। तो ये देखो टेक्सचुअल करोगे तो आपको सारा पता लग जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। बाकी इंपॉर्टेंट वाली वीडियो में आपको और अच्छे से पता लग जाएगा कि कौन कौन से, ये भी पता लग जाएगा आपको वहाँ पे कि कौन से टेक्सचुअल करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाहर से एग्जाम्स में आ चुके हैं ऑलरेडी, वो आपको याद करने, कुछ नए क्वेश्चंस हैं, कुछ चैप्टर्स में तो मिल चुके हैं मेरे को, जैसे जैसे मिलते रहेंगे अपडेट भी करता रहूंगा उनको मैं। चलो फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे समझते हैं, मवसात क्या थे। मैनी फार्मर्स नीदर पे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है भाई, मजा आता है ये पढ़ के, बस नाम याद रखना तुम मवासात से, बट मजेदार है ये, आसानी से याद हो जाएगी आपको। मैनी फार्मर नीदर पे टैक्सीज टू द गवर्नमेंट नॉर ओबे एनी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि ना तो वो सरकार को पैसा देते और ना ही सरकार की कोई बात का पालन करते थे, सरकार की कुछ सुनते ही नहीं थे, अपने मन की चलाते थे। वैसे भी इंडिया वाले हैं ही बड़ा हरामी पड़ते हैं इस मामले में, शुरुआत से हरामी थे कि किसी की नहीं चलेगी भैया, हम ही चौधरी हैं यहाँ के। इन द इवेंट ऑफ एन अटैक बाय द
the army, they used to migrate to inaccessible places like forest, hilly regions, deserts, etc. अब क्या होता था, राजा जो है अपने पैसे के लिए या लोगों को पकड़ने के लिए वहां पे सेना भेजता और वो लोग भाग जाते जंगलों में, ऐसे इलाकों में भाग जाते खास तौर पे जहां पे सेना की हालत खस्ता हो जाती थी। सच एरियाज वर नोन इन द कंटेम्प्रेरी डिस्क्रिप्शन एज मवासा और मवसात। अब वो जो एरियाज थे जहां पे उनका कोई राजपाट नहीं चल पा रहा था राजाओं का, उस एरिया को कहते थे मवसात, ठीक है ना। तो ये है हमारा प्यारी सी स्टोरी है मौसाद को लेके, भी मस्त लगता है यार मेरे को। ऐसे मतलब खतरनाक प्लेयर्स भी थे इंडिया के अंदर, वहां पे ऐसा नहीं था यूरोप के अंदर। वहां पे तो भैया कोई नहीं मतलब इतनी दबाव था वहां पे कि लोग अब भाग ही नहीं सकते थे, भागने का अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी वहां पे, इंडिया वालों के पास थी इतनी कम से कम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस कन्वर्जन इन मेडिवल इंडिया। अब यहाँ पे जो है हमको बताना है कि कन्वर्जन क्या, कन्वर्जन जो होता है ना मतलब धर्म को चेंज करना, मतलब जैसे हिंदू से मुसलमान बनाना या वो चीज़ें थी। तो मेडिवल इंडिया के दौरान कन्वर्जन में क्या क्या हुआ, क्या चीज़ें हुई, वो हमको यहाँ पे एक्सप्लेन आउट करना है। इन द मेडिवल पीरियड इस्लाम अराइव्ड इन इंडिया विद इन्वेडर्स। कुछ आक्रमणकारियों के वजह से भारत में इस्लाम आ गया, मुसलमानों का जो धर्म था ना वो भारत में एंट्री करी उसने। मर्चेंट्स एंड सूफीज, कुछ मर्चेंट व्यापारी लोग थे, कुछ सूफी संत बाबे लोग थे, तो ऐसे वो लोग जो है यहाँ पे भारत में इस्लाम को लेके आए। फ्रॉम 1636 AD टू 1761 AD देयर वाज अ कंटिन्यूअस इन्वेजन ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स इनटू इंडिया। अब इस टाइम से लेके इस टाइम तक में जो है ना बहुत सारे आक्रमण हुए। अब ये आक्रमण आप बोलोगे भाई मतलब इतने कितने हो गए होंगे, आने वाले चैप्टर्स में आपको सारा पता लगेगा कि इतने आक्रमण हुए भाई, मतलब नाक में दम कर दिया था भारत वालों की, इतने आक्रमण हुए थे भारत पे। दीज इन्वेडर्स वर मोटिवेटेड बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, प्लंडर ऑफ वेल्थ एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम एटसेट्रा। अब ये लोग जो है ना इनको इंस्पायर किया गया था, इनको कुछ चीज़ें दिख रही थी भारत में। पहला तो अपनी रियासत का एक्सपेंशन चाहिए था उनको, तो ज़मीन चाहिए, ज़मीन पे कब्जा करने भारत आए थे वो। और दूसरा था भारत में सुनने को मिलता था बहुत सोना है ना, सोने की चिड़िया कहते थे ना भारत को, तो वो उसी वेल्थ के चक्कर में भारत में घुस रहे हैं। तीसरा था स्प्रेड ऑफ इस्लाम, क्योंकि इस्लाम फैलाने के लिए पंगा क्या हुआ था एक्चुअल में मैं बताता हूँ। अगर वर्ल्ड मैप देखोगे ना ऐसा कुछ, यहाँ पे अमेरिका पड़ता है, सस्ता मैप है भाई ये मत बोलना कि कैसा मैप है, ठीक है। ये हमारा वाला पूरा एशिया, यहाँ पे इंडिया पड़ता है, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब यहाँ पे हुआ क्या था एक्चुअल में, इधर वाला जो एरिया था ना, इधर वाले एरिया में इस्लाम एक्सपेंशन करने की सोच रहा था, इधर वाली एरिया में अटैक करा ना, तो इधर वाले लोगों ने उनको इतना बढ़िया पीटा था कि वो कल्टी हो लिया उधर से, तो उधर इस्लाम का एक्सपेंशन नहीं हो पाया। अब उसके बाद उनको अपॉर्चुनिटी दिखी इंडिया में, और उसके चलते वो बार बार इंडिया आने लगे, क्योंकि चाइना में जाके उन्होंने चाइना से फिर पिट गए वो बेचारे। शायद आने वाले चैप्टर में पता लगेगी ये पूरी स्टोरी आपको, बढ़िया स्टोरी है। अब उसके बाद बचा क्या, इंडिया को बजा डाला भैया इन्होंने, क्योंकि इंडिया वाले तो खुद की जो है बन नहीं रही थी आपस में राजाओं की, और वो पीट के भाग जाते थे, ऐसा चल रहा था। तो ये सीन था, और इसी के चलते वो स्प्रेड ऑफ इस्लाम जो है इंडिया में कर भी पाए थे। बट दे हैड टू फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन ऐसा नहीं था भारत वाले लोग चुप चपाक के बैठ जाएंगे, काफ़ी रेजिस्टेंस उनको देखने को मिला, लोगों ने रोकने के लिए, मतलब ऐसे कमज़ोर लोग थोड़ी ना थे, वो ताकतवर योद्धा थे भारत के भी, तो उन्होंने बढ़िया रोक के रखा उनको। इफ़ द पॉलिसी ऑफ स्वॉर्ड एंड फायर वॉज अनसक्सेसफुल फॉर कन्वर्जन, अटेम्प्ट्स वर मेड टू कन्वर्ट पीपल बाय ग्रीड एंड इम्पोजिंग जजिया टैक्स। अब हुआ क्या, उन्होंने एक नीति, पॉलिसी ऑफ द स्वॉर्ड एंड फायर, आग और तलवार की नीति लेके आए, यानी कि या तो जो है तुम इस्लाम एक्सेप्ट कर लो, या फिर तुमको जिंदा जला दिया जाएगा, या तुम्हारी सर अलग कर दिया जाएगा तलवार की मदद से। तो ऐसी खतरनाक पॉलिसी थी ताकि लोग डर के जो है इस्लाम को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसके बाद उन्होंने अपनी पॉलिसी बदली और बोले कि भैया तुमको पैसा देंगे अगर तुम इस्लाम एक्सेप्ट करते हो। और उसके अलावा उन्होंने एक जजिया टैक्स इंट्रोड्यूस करा। ये जजिया टैक्स आने वाले चैप्टर्स में भी और बार बार डिस्क्राइब होता रहेगा, ध्यान रखना। जजिया टैक्स वो था जिसके अंदर जो है हिंदुओं से टैक्स लिया जाता था, मुसलमानों से नहीं, और वो भी सिर्फ मंदिर जाने के लिए। अगर तुमको मंदिर जाना है तो उसका टैक्स दो, हिंदू हो मंदिर जाना है टैक्स दो, मुसलमान हो तो तुम्हें कोई टैक्स नहीं देना। तो वो था जजिया टैक्स, जो कि आने वाले चैप्टर्स में अच्छे से हम समझ भी लेंगे उसके बारे में। तो ये टैक्स इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसकी वजह से मतलब कुछ लोगों ने जो है लालच में या टैक्स देने के चक्कर में जो है कन्वर्जन करा, बट दे वर द पार्शली सक्सेसफुल इन देयर एफर्ट। लेकिन वो पूरे रूप से सफल नहीं हो पाए, थोड़ा बहुत हिस्सा ही वो कन्वर्जन कर पाए। अब इससे आप आइडिया लगा पाओगे, द अप्रोक्सीमेट रेशो ऑफ मुस्लिम एंड हिंदूज टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया बाय 1800 AD वाज 1:7, यानी कि 7 हिंदू पे 1 मुसलमान। इतनी खराब रेशो थी, इससे आप ये आइडिया लगा सकते हो लेस देन द 15% ऑफ पॉपुलेशन कुड बी कन्वर्टेड, यानी कि वो जो इंडिया की पॉपुलेशन थी ना हिंदू की, उसका सिर्फ 15% से भी थोड़ा बहुत कम ही, इतने को ही वो कन्वर्जन करवा पाए थे, और बाकियों का कन्वर्जन उनसे नहीं हो पाया। उन्होंने लालच भी दे के देख लिया, जजिया लगा के देख लिया, स्वॉर्ड फायर चला के देख लिया, भाई उनसे नहीं हो पाया। फाइनली उन्होंने जजिया भी हटा दिया था बाद में।
चलो ये थे हमारे मेन क्वेश्चंस। अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से अरे गहरे क्वेश्चन हैं, इधर उधर के, मेन टॉपिक की बातें नहीं करेंगे यहाँ पे। चलो फिर भी समझते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास में, मतलब बुक के अंदर ही दे रखे हैं ना, ये इस नाम से, कम ट्राई इट आउट। चलो आओ इनको कोशिश करो बस ट्राई करने की, है ना। चलो समझते हैं। इनमें से एक आध चैप्टर में है क्वेश्चन जो काम का है, बाकी में तो सब अरे गहरे क्वेश्चन भर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंट्री इन यूरोप। आपको ये खुद ही करना है। आपको क्या करना है, सोशल स्ट्रक्चर किसी भी देश का, यूरोप का कोई भी देश उठा लो जैसे इंग्लैंड वगैरह, और वहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर आपको देखना है, वहाँ पे समाज कैसा था, रहते सहते कैसे थे। मतलब ऑलमोस्ट तो आपने देख ही लिया मेडिवल पीरियड के दौरान में कि क्या फ्यूडल लॉर्ड्स कैसे पॉलिसी चला रहे थे। ऑलमोस्ट सेम सा ही मिलेगा आपको हर एक देश के हालचाल वहाँ के। तो वो खुद ही ट्राई कर लेना, आप मन करे तो लिख लेना भैया, काम नहीं आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज द कंडीशन ऑफ वुमेन इन मेडिवल टाइम्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मॉडर्न वुमेन। मेक 2 ग्रुप्स इन द क्लास एंड डिस्कस एंड राइट द पॉइंट्स। अब आपको बताना है कि कंडीशन ऑफ वुमेन मेडिवल पीरियड के दौरान और अभी के टाइम पे दोनों में क्या फ़र्क है, कितना फ़र्क हमें देखने को मिलता है, वो हमें बताना है। तो पहले मेडिवल पीरियड का वो जो कि चैप्टर में बता रखा है हमको, आज की वुमेन का तो आपको पता ही है, अपने राउंड में देखते ही हो क्या हालचाल है। तो देखो, एट द टाइम देयर वाज नो सिस्टम फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। उस टाइम पे जो वुमेन्स थी या गर्ल्स थी, उनके एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं था। आजकल है, आपके पड़ोस में ही पढ़ रही है, आपकी क्लास में ही पढ़ रही है ना, या फिर आप भी हो सकते हो। आफ्टर मैरिज द होल लाइफ वाज स्पेंड इन द बाउंड्री वॉल ऑफ द हाउस। उनका पूरा जीवन चार दीवारी के अंदर बीत जाता था। यहाँ पे आजकल ऐसा है, बिल्कुल नहीं है, वो तो आप देख ही रहे हो। द प्रैक्टिस ऑफ पर्दा वॉज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइम पे पर्दा प्रथा जो था ना, वो प्रचलन हो गया था, घूंघट वाला जो सिस्टम था ना, वो काफ़ी इंक्रीज हो चुका था। द प्रैक्टिस ऑफ पर्दा हैज़ रिड्यूस्ड अलॉट। अभी जो है इंडिया के अंदर काफ़ी हद तक कम हो चुका है, लेकिन इतना कम नहीं हुआ आज के टाइम पे भी। अगर तुम मानो कि भैया बिल्कुल ही नहीं करती, तो ऐसा नहीं है, अभी भी है लेकिन बहुत कम हो चुका है। वुमेन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल क्लासेज यूज टू डू स्पिनिंग वर्क। ऑलमोस्ट सभी क्लासेज की जो महिलाएं थी उनको स्पिनिंग वर्क, कताई का काम करना होता था। वेरी लेस वुमेन डू स्पिनिंग वर्क। आज के टाइम पे कौन ही करता है, बोलते हैं फैक्ट्री का सामान बना बनाया, यार कपड़े बने बनाए मिल रहे हैं, हम क्यों सीमें फालतू का, है ना। स्पिनिंग वर्क तो क्यों ही करे, आजकल स्पिनिंग तो भाई कोई नहीं करता, फैक्ट्रियों में हो रहा है सब कुछ सारा ऑटोमेटिक। तो ये सीन चल रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा इस वाला क्वेश्चन, और यही थे आपके टोटल टेक्सचुअल क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए होंगे, प्यारे से क्वेश्चन है, आसान से। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख लेना, उससे आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि मेरे को कौन कौन से करने हैं। एमसीक्यूज की वीडियो भी बना रखी है, उसको आप देख लेना, जिससे आपको और आइडिया लग जाएगा कि एमसीक्यू किस टाइप से के बना सकते हो, किस टाइप से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आप जो है ना वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हो एमसीक्यूज की। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो उन्हीं वीडियोस के अंदर बता दूंगा मैं। फिलहाल आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस थे, सो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।